हेलो एवरीवन। अगर आप भी उन लोगों में से है जिनको केमिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, तो बिलीव मी गाइस, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो के बाद आपको ज़रूर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर हमने इन डेप्थ में कवर किया है। कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम बेसिक से किया है। बस आप पेशेंस रखकर वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और फिर देखना जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे वो एकदम नेक्स्ट लेवल के होंगे और जिससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट अप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे इसके लिए थोड़ा सा हम इसके पीछे इसकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, नाम जो हम भी पढ़ते हैं, एटम्स हैं, परमाणु हैं, तो इनका जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं भारत और ग्रीक फिलोसफर दोनों से रहा है। ठीक है, तो भारत के और ग्रीक के जो फिलोसफर्स है दोनों ही सोचते थे कि जो मैटर्स के जो अनसीन फॉर्म है उनको किस तरह से सुलझाया जाए। डिविजिबिलिटी का जो आइडिया आया था कि मैटर डिविजिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो करीबन 500 बीसी पहले आया था। इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनद। उन्होंने बताया कि अगर हम फर्दर मैटर को डिवाइड करते जाएं, मैटर यानी पदार्थ, ठीक है, अगर हम पदार्थ को फर्दर डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हम उसको फर्दर डिवाइड करना असंभव हो जाएगा, फर्दर डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने इन पार्टिकल्स का नाम दिया परमाणु। ठीक है, एक और फिलोसफर रहे भारत के ही जिनका नाम था पाकुड़ा कात्यामा। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं इन कंबाइंड फॉर्म, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैटर का रूप देते हैं। अब तकरीबन उसी एरा में जो ग्रीक फिलोसफर थे यानी कि डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने सजेस्ट किया अगर हम फर्दर मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज आ जाती है जब पार्टिकल्स को हम और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नाम दिया और कहा इनको एटम बोलेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, एटम्स मींस इंडिविजुअल। अब हम चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। तो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज थे। कौन कौन से लॉज थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों ही लॉ दिए थे लेवोजियर और प्राउस्ट के काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास का समझ लेते हैं पहले। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज टोटल मास ऑफ total masses of reactants is equal to the sum of masses of products and the masses of unreacted reactants। मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट साइड में जो मास होगा और जो प्रोडक्ट साइड में जो मास होगा वो इक्वल होगा। यानी अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ a प्लस बी, ये दोनों मिला के कोई प्रोडक्ट देते हैं c, तो a का जो मास होगा और जो b का जो मास होगा, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो वही मास आना चाहिए हमारे c का। यानी रिएक्टेंट साइड जो मास होगा वही हमारा प्रोडक्ट साइड मास होगा। यह कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, मास किसी भी रिएक्शन में मेंटेन रहेगा, रिएक्टेंट साइड में जो मास रहेगा वही मास प्रोडक्ट साइड में रहेगा। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। अगर इसका स्टेटमेंट लिखना होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ एक रिएक्शन दे रखी है, कार्बन लिया 12 ग्राम प्लस O2 लिया। ठीक है, O2 32 ग्राम लिया, कार्बन 12 ग्राम लिया। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12 प्लस 32 कितना आता है? ये आ जाता है 44 ग्राम। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड का जो मास है वही प्रोडक्ट साइड का मास है। तो ये रिएक्शन हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? This law states that in a chemical substance, the element are always present in a definite proportion by mass। ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट रहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास की। मान लो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ H2O। तो H2O का फॉर्मूला हमारा ये है H2। अब देखिए इसमें H कितना प्रेजेंट है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है हमारा 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1। अब क्योंकि 2 एटम है तो 1 इंटू 2, तो हाइड्रोजन इस टू, इसका रेशियो अगर मैं लूँ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 16। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 1 इंटू 2 यानी 2:16। 2:16 का मतलब है ये हो गया 1:8। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए 2 से, ये
2 1 जा 2 और ये 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाता है 1:8। तो कोई भी आप एग्जांपल लेंगे तो हर एक एलिमेंट एक डेफिनेट रेशियो बाई एक डेफिनेट रेशियो में रहता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहता है बाई मास, ठीक है। तो ये हुआ H2O का। आप कोई भी H2O लेंगे, नदी का, तालाब का, टैप वाटर, कहीं का भी आप H2O लोगे तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा 1:8 रहेगा बाई मास, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं ऐसी एक और एग्जांपल लेता हूँ, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी कब बनेगी? तो C कितना होता है? C का देखिए हम लेंगे 12, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12:2। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का मास होता है O का 16, तो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। तो 32 कैसे आ गया? क्योंकि ऑक्सीजन का मास होता है एटॉमिक मास 16 और नीचे 2 है, यानी 2 एटम है ऑक्सीजन के। ये कैसे आते हैं मैं इसी चैप्टर में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो 16 इंटू 2 कितना होगा? 32। तो 12:32। अगर मैं इसको 4 से काटूं तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 3 जा 12 और 4 8 या 32। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्पेशल बात करूं तो ये 3:8 में रहते हैं। 3 ग्राम या 3 पार्ट जो है कार्बन रहेगा और ऑक्सीजन जो रहेगा वो 8 पार्ट रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। सिमिलरली द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला हमारा होता है NH3। तो देखिए NH3 कब बनेगा? देखिए अब मैं बात करूँ, अमोनिया ही इसको बोलते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ही इसको बोलते हैं, H2 ही इसको बोलते हैं। इनका एक फिक्स फॉर्मूला होता है, यानी ये एलिमेंट होते हैं, ये आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं, तब ये फिक्स बनता है। अब देखो नाइट्रोजन का समझ लेते हैं। नाइट्रोजन है कितना? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मास होता है 14:2। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन का मास होता है 1, और क्योंकि नीचे 3 लिखा है तो मैं 1 × 3 करूँ, अगर टोटल करूँगा तो कितना आएगा? 14:3। तो हमेशा अमोनिया तब बनेगा जब 14:3 रेशियो में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये रेशियो दिया, ठीक है। तो रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कितना हो गया? 14:3, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये दोनों लॉ आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। अब लॉ हो गए, लॉ बन गए। अब इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी साइंटिस्ट के पास वो थी इन लॉ को अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। अब जो ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन ने एक बेसिक थ्योरी प्रोवाइड की नेचर ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। तो जो 2 लॉ पढ़े हमने अभी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, इनको हम किस तरह से एक्सप्लेनेशन दें, तो इसकी जो बीड़ा उठाया तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले बताया। क्या बताया इसके थ्योरी के बारे में? इन्होंने एक अपनी बेसिक थ्योरी दी। जॉन डाल्टन ने एक अपनी बेसिक थ्योरी दी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो क्या थी? देखो, तो जॉन डाल्टन ने जो आइडिया पिक किया वो किया डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का। तब तक, उस टाइम तक, जब तक ये जॉन डाल्टन थे, जब तक इन्होंने थ्योरी नहीं दी थी, उस टाइम तक ये जस्ट एक फिलॉसफी माना जाता था। क्या? जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी का जो आइडिया था इनका, तो इन्होंने मैटर के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया। तो क्या इनकी थ्योरी थी? तो देखो समझते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, देखो इन्होंने बेस लिया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, ए कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि सभी मैटर, चाहे फिर वो एलिमेंट हो, कंपाउंड है, मिक्सचर है, सभी जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और इन्होंने क्या बोला उसको? एटम्स का, ठीक है। अब इनके थ्योरी के जो बेसिक पॉइंट्स थे, पोस्टुलेट्स जो थे, वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इनका था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। इन्होंने कहा कि मैटर जो है वेरी टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जिनको एटम्स बोलते हैं और जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड था एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कहा कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते और ना ही उसको क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या अभी भी एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है? नहीं। लेकिन उस टाइम तक, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं कहा था, किसी को नहीं पता था, तो उन्होंने उस टाइम पे कहा, तो उस टाइम के हिसाब से ये अच्छा पॉइंट था। लेकिन आज हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनमें तोड़ा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड।
एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे, सभी एटम वो मास सेम होगा सबका, और सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो दिया था इन्होंने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके डिफरेंट मास होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, ये बताया। नेक्स्ट बताया फिफ्थ, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए एटम आपस में सिंपल होल नंबर में कंबाइन करते हैं। मतलब कि अगर ये लॉ को अगर ये पढ़ा जाए तो इसके बाद कुछ याद आ रहा है? अभी जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी यही बात बताई थी। दो एलिमेंट कंबाइन होते थे एक फिक्स रेशियो में। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट था, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम वो कांस्टेंट होंगे एक गिवन कंपाउंड में। ठीक है, तो ये थे 6 पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी, यानी कि जो 6 पॉइंट थे ये इनके पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, तो ये थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद चलो जरा ये क्वेश्चन है, जरा ये देख लेते हैं क्या है इनमें। इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.09 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। ओके, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। तो इसमें देखो 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इनको ऐसे लिख लेता हूँ पहले तो, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट हमारा कितना है? यह है 5.3 ग्राम। दूसरा, इसके साथ रिएक्ट हुआ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी प्लस 6 ग्राम एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड लिख लेता हूँ, एसिटिक एसिड ये कितना है? यह है 6 ग्राम। राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ये दो मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो जगह कम है, मैं इनको फॉर्मूले में लिख देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कितना? 2.2 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, यानी प्लस H2O बन रहा है। वो कितना बन रहा है? 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम। उसके बाद क्या बन रहा है? 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट, प्लस 8.2 ग्राम बन रहा है सोडियम एसिटेट। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, सोडियम एसिटेट। ठीक है, ये कितना बन रहा है? सोडियम एसिटेट बन रहा है 8.2 ग्राम। अब जरा देख लेते हैं क्या रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में हम देखते हैं कि क्या हमारा LHS में, सॉरी LHS यानी लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो काउंट कर लेते हैं, और इधर का RHS का यानी जो प्रोडक्ट साइड में उसका काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 5.3 प्लस 6 ग्राम, ये कितना हो जाएगा? 6 + 5 11, तो ये हो गया 11.3 ग्राम। ये हो गया 11.3 ग्राम। जो रिएक्टेंट साइड है वो मास हो गया हमारा 11.3 ग्राम। अब जरा प्रोडक्ट साइड भी देख लेते हैं जरा, इन तीनों को प्लस करके। ये क्या है? 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, जरा इनको देख लेते हैं। तो देखो 8.2 प्लस 2.2, 8 + 2 10, 10 + 10.4 हो गया। उसके बाद 0.9, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आ गया हमारा 11.3 ग्राम। ठीक है, तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारा जो मास था वो था 11.3 ग्राम, प्रोडक्ट साइड जो मास था वो था 11.3 ग्राम। यानी ये रिएक्शन एग्रीमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी फॉलो कर रही है। ठीक है, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं H2O बनाने के लिए 1:8 पार्ट में। तो लिख देता हूँ मैं एक बार फॉर्मूला, H2O। तो देखो हाइड्रोजन कितना पार्ट है? ये 1 पार्ट है, और ऑक्सीजन कितना पार्ट है? 8 पार्ट है। यानी अगर मैं यहाँ लिख दूँ हाइड्रोजन कितना पार्ट? 1 पार्ट,
और ऑक्सीजन कितना पार्ट है, 8 पार्ट है, ठीक है। 1:8 में ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अब पूछा है इसमें व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा 1 को मैं 3 कैसे बना सकता हूँ, 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3, तो ये बन गया 3। अच्छा अब 3 पार्ट के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा है कि ये कितना होगा, ठीक है। अच्छा अब एक देखो 1 को मैंने 3 बनाया, तो 1 को मैंने 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो सीधी सी बात है यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, आसान है। 1:8 था, तो अब 1 की जगह हमने 3 ले लिया, तो ऑक्सीजन कितना पूछा है, ऑक्सीजन पूछा कितना होगा, तो 1 से 3 कैसे बना ×3, तो यहाँ पे 8 को भी ×3 कर दिया, तो कितना होगा 24। तो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो कितना 24 ग्राम, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका 24 ग्राम ऑफ 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, देखिए विच postulates of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass। अब यहाँ जो postulates हमने अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पढ़े थे, उससे आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा postulate डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, तो देखिए ये जो हमारे postulates है यहाँ से आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप ये सेकंड वाला देख सकते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच postulates ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का तो अभी अभी हमने ये क्वेश्चन भी जो किया उसी को बताता है, यानी कि रेशियो वाला। तो इसमें रेशियो वाला कौन सा हो गया, ये द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं अब। चलो अब देखिए, अब बात आती है हाउ बिग आर एटम्स, ठीक है। एटम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एटम्स क्या होते हैं, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे एक बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग में सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, ब्रिक से बनती है वॉल, वॉल से बनकर एक रूम बनता है, फिर कई सारे रूम बनकर एक बड़ी बिल्डिंग बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एटम है, बहुत सारे एटम मिलकर कोई भी चीज़ का मैटर बनते हैं, ठीक है। तो हर एक मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है एटम को कहा जाता है। एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अब साइज़ की अगर बात करें कि साइज़ ऑफ एटम कितना होता है, तो कि साइज़ ऑफ एटम बहुत छोटा होता है, इसको हम नैनोमीटर में काउंट करते हैं। अब जरा देख लीजिए स्लाइड में, देखिए देखो एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं हम नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, देखिए 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, बहुत छोटा होता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं 1 नैनोमीटर बता दिया। अच्छा अब जैसे यहाँ दे रखा है एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम का साइज देखिए दे रखा है 10⁻⁻10, ये सबसे छोटा है 10⁻⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, नैनोमीटर से भी छोटा। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात करें तो देखिए 10⁻⁹, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इतना, तो देखिए सब का जो है ना साइज दे रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इससे हम पता कर सकते हैं कि एटम का साइज बहुत छोटा होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा कि एटम का साइज छोटा होता है। अब जब डिस्कवरी हो रही थी तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी अपनी दे रहे थे। तो डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट था, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। तो डाल्टन ने जो उस टाइम पे अवेलेबल थे, उस टाइम पे एलिमेंट, उनको एक सिंबल दिए। तो देखिए उस टाइम पे ये डाल्टन ने एटम जो एलिमेंट थे उनको इस तरह से सिंबलाइज किया, हाइड्रोजन को इससे रिप्रेजेंट किया, कार्बन को इस तरह से उसने अपने ये सिंबल दिए। बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि सिंबल ऑफ एलिमेंट कैन बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो डाल्टन ने तो सजेस्ट किया कि भाई एलिमेंट का जो है इस तरह से बनाया जा सकता है या इस तरह से उनको सिंबलाइज किया जा सकता है। बर्जीलियस पहला साइंटिस्ट था जिसने कि बता 1 या 2 लेटर से उनको सिंबलाइज किया जा सकता है। किस तरह से, तो देखिए बाद में इस तरह से उनको जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको इस तरह से नाम दिए गए या फिर इस तरह से जाने। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को
H नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, कुछ तो इनके नाम कैसे दिए पहले जरा वो भी समझ लेते हैं। जो एलिमेंट जहाँ जैसे सपोज कोई जैसे कॉपर की मैं बात करूँ, तो कॉपर जो है साइप्रस में इसकी खोज हुई, या फिर साइप्रस में इसका नाम किया गया। साइप्रस में एलिमेंट जो साइप्रस एक देश है उसके नाम पे इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। तो क्यूप्रम जो कि लैटिन नेम है इसका, तो इसी नाम से इसको हम Cu से जानते हैं, ठीक है। कोबाल्ट का हमने देखो, अब जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट में CO है, तो इसको C ना दे करके CO नाम दिया। ध्यान रहे कि जो भी एलिमेंट के जो सिंबल हैं ये, इनमें हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड जो होगा वो स्मॉल होगा। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए सिंबल दिया गया Cl, तो C कैपिटल होगा, L स्मॉल होगा। कैडमियम के लिए CD, तो C कैपिटल, D स्मॉल, ठीक है। इस तरह से कॉमन कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं कुछ, इनको आप देख सकते हो। जैसे मरकरी है, मरकरी का क्या होता है, Hg होता है, H कैपिटल G स्मॉल। इसका जो लैटिन नेम है क्या है, हाइड्रेजाइरम। सिल्वर का अर्जेंटम, गोल्ड का ऑरम, ठीक है। तो गोल्ड का क्या है, AuC मतलब ऑरम। आयरन का फेरम, ठीक है, Fe। पोटेशियम, पोटेशियम का K होता है, तो कैलियम, ठीक है। अलग अलग भाषा में जिस नाम से ये जानेंगे उसी से इनका सिंबल वाला जो नाम है वो पड़ गया। नेट्रियम, सोडियम के लिए। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है। तो इनका एग्जिस्टेंस कहाँ पहले सबसे पाया गया, सबसे पहले कहाँ पाया गया, या फिर उसके कलर के, अच्छा हाँ कलर के हिसाब से। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का जो एलिमेंट था तो ये येलो कलर का था, तो इसका नाम भी गोल्ड पड़ गया, क्योंकि इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में गोल्ड का मतलब होता है येलो। तो इस मेटल को जब पाया गया तो इसका नाम ही गोल्ड रख दिया, ठीक है। तो इनके पीछे की हिस्ट्री है थोड़ी, कि कौन सा मेटल कहाँ पाया गया या कौन सा एलिमेंट कहाँ पाया गया, या तो उसके देश के नाम पे रख दिया या फिर उसके कलर के नाम पे रख दिया। उनके ओरिजिन के बेसिस पे इनके नामकरण किए गए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, देखिए ये तो पढ़ लिया। अब हाउ डू एटम एग्जिस्ट, अब बात आती है भाई कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। अब इसको जरा समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, क्या सभी एटम्स, अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे, तो ऑक्सीजन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाएगा। क्लोरीन गैस Cl2 के फॉर्म में पाई जाएगी। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन गैस Ar सिंगल फॉर्म में पाई जाएगी, ठीक है। ऐसी अगर मैं ओजोन मॉलिक्यूल के लिए बात करूं तो ओजोन मॉलिक्यूल O3 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हीलियम गैस की, तो हीलियम गैस ये भी मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। तो देखिए हाउ डू एटम एग्जिस्ट, तो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या आयंस बना लेते हैं, ठीक है। एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच, ठीक है। आगे बात समझ में। तो कोई भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो या तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाएंगे, या डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाएंगे, या ट्राई एटॉमिक में पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पाए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एक एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का। जैसे अगर मैं बात करूं O2, तो O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, O2। ऐसी अगर मैं बात करूं H2O, अगर मैं बात करता हूं H2O, तो H2O क्या है, H2O मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड का है, ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट के बारे में बात करी और कंपाउंड के बारे में बात करी गई है। तो एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा जैसे O2 है, और कंपाउंड में क्या होगा, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट आर कंबाइन, ठीक है। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ये कंबाइन हुए किसी फिक्स रेशियो में, तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंस्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल में भी देखो मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डाई एटॉमिक भी हो सकता है, या फिर पॉली एटॉमिक भी हो सकता है, ठीक है। मोनो एटॉमिक जैसे He का मैंने बताया, He सिंगुलर फॉर्म, ये सिंगल फॉर्म में पाया जाता है, तो ये मोनो एटॉमिक हो गया। O2 ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में पाई जाती है, 2 एटम मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये डाई एटॉमिक हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कोई 3 वाला हो तो ट्राई एटॉमिक, 4 वाला हो तो टेट्रा एटॉमिक, ऐसी पॉली एटॉमिक हो गई, 3 से ज़्यादा, ठीक है। यह डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक।
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड कंस्टिट्यूट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जॉइन होते हैं और किसी रेशियो में, फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मिलकर एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, लेकिन फिक्स रेशियो में। अब बात करते हैं एटोमिसिटी। तो देखिए एटोमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई दिया आपको, जैसे ये है, जैसे आर्गन है, आर्गन सिंगल फॉर्म में पाया जाएगा तो इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। हीलियम ये भी मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक क्योंकि H2 के फॉर्म में पाया था, नाइट्रोजन डाइएटॉमिक, क्लोरीन डाइएटॉमिक, फास्फोरस टेट्राटॉमिक क्योंकि फास्फोरस P4 के फॉर्म में भी पाया जाता है, सल्फर पॉलीएटॉमिक, ध्यान रखिए सल्फर S8 के फॉर्म में भी पाया जाता है, सल्फर S8 के फॉर्म में भी पाया जाता है, इसलिए क्या हो गया ये पॉलीएटॉमिक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये है ये एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, चलो ये हम पढ़ चुके हैं पहले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 या 1:16, इस तरह से सिंपलेस्ट रेशियो, चलो ये तो हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, व्हाट इज एन आयन। चलो आयन को समझना बहुत ज़रूरी है, देखो आयन को भी समझते हैं, उससे पहले आयन को भी समझते हैं। ठीक है, आयन्स को समझते हैं। चलो देखो, कोई भी चार्ज एटम है, मान लो सोडियम है, फिलहाल ये आयन नहीं है, लेकिन अगर ये देखो सोडियम है, अगर इसकी जगह कहीं तुमने Na+ पाया गया या फिर कहीं Cl- पाया गया, तो ये क्या है, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। जब किसी के ऊपर ये चार्ज लगा होगा तो हम उनको बोलेंगे आयंस। जरूरी नहीं है कि प्लस का ही हो, दूसरा एलिमेंट हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम हमने लिखा Al, तो Al के ऊपर +3 चार्ज पाया जाएगा, तो ये भी क्या है, ये भी आयन है। और किसी पर माइनस का भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आयन है। तो ये सब क्या है, आयन है। ये आयन नहीं है, ये नहीं आयन, ये आयन है। ठीक है, तो जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे, यानी पॉजिटिवली चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन होगा उसके लिए हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज ए पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे अगर मैं बोलूँ एक SO4, इसके ऊपर जो चार्ज होता है -2 या फिर 2- भी लिख सकते हैं। ठीक है, SO4, तो ये क्या है, ये इसका एक एग्जाम्पल है पॉलीएटॉमिक आयन का। या फिर इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि OH- OH के ऊपर माइनस का चार्ज, तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अभी हम जब केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे तब। अब इसके बाद चलो ये देखो, यहाँ ये दे रखी है, यहाँ इस टेबल में आप यहाँ देख सकते हैं, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला बनाना है, केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और इसके अलावा जो वैलेंसी है, वैलेंसी हम निकाल लेंगे। ठीक है, वैलेंसी अभी हम समझेंगे, वैलेंसी। ठीक है, और ये कुछ हैं जिनके जो एटॉमिक नंबर, बड़े एटॉमिक नंबर हैं, उनका आप चार्ज याद रख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप एक काम करें, 1 से 20 तक तो कम से कम 1 से 20 तक कम से कम आप याद रख लें। 1 से 20 तो बहुत ज़रूरी है, इसके ज़्यादा याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी अब 1 से 20 तक तो आप याद रख लो इनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, वैलेंसी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप याद कर लो। वैलेंसी निकालना मैं आपको बता दूंगा, वैलेंसी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। वैलेंसी अगर आपको समझ में आ गई तो आप जो केमिकल फॉर्मूले भी बना लोगे। ठीक है, आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है एकदम। अभी समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैलेंसी है, तो चलो वैलेंसी समझते हैं आप। तो वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट को, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है, देखो हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है, एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल, टू डू सो इट में लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन। अब उसको स्टेबल होना है तो उसके लिए चाहे तो वो कुछ लूज करे चाहे गेन करे, क्या लूज करे क्या गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है या वैलेंसी क्या है, इसको आगे बढ़ने से पहले देखिए 9th में जो चैप्टर है
ये अगले वाले चैप्टर में समझा रखा, तो मैं पहले नेक्स्ट चैप्टर का मैं अभी बताता हूँ वैलेंसी को आप कैसे समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए समझते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो मैंने लिया एक सोडियम एलिमेंट लिया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है 23। अब देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझो कि एटम क्या है। एटम है, इस तरह से मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ये एटम है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ध्यान रखना। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ सर्कल, छोटा रहा, अब समझ में आया। ये है हमारा एटम। एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो सॉलिड पार्ट जो होता है किसी भी एटम का, वो सारा का सारा मास रहता है न्यूक्लियस के अंदर ही, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्यों मास रहता है, तो देखो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और इसी के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर किस तरह का चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज रहता है, पी से पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो रहता है वो रहता है न्यूट्रल, ध्यान रखना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल रहता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि न्यूक्लियस पे फिर किस तरह का चार्ज रहेगा, मुझे बताओ, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज रहेगा, तो न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो न्यूक्लियस जो है क्या रहा, पॉजिटिवली चार्ज हमेशा। अब बात रही कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं, तो देखिए न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसके ऊपर चलो मैं यही बना देता हूँ, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो इसमें 8 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, 1 2 3 ये 4 5 6 7 8, ठीक है। ड्राइंग एडजस्ट कर लेना, उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहेंगे, इसकी अगली वाली में 8 रहेंगे, उसके आगे भी, ठीक है, जो क्योंकि 20 तक मैंने बताया। तो देखो इनका जो ऑर्बिट में जो रखने का जो क्रम है ना, वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑर्बिट में रख सकते हैं 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, इससे अगली में 8 रहेंगे, इससे अगली में भी 8 रहेंगे, ठीक है। तो 8 हमारा स्टेबल फॉर्म है, 8 से ज़्यादा रहेंगे तो हम नेक्स्ट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब देखो सोडियम के लिए तो हमें 11 चाहिए, तो देखिए पहली बात तो ये समझ लो ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो मैंने तो यहाँ ज़्यादा भर दिया ना, 2 8 10 10 और 8 18, जबकि ये तो हैं 11, तो यहाँ पे 8 नहीं आएंगे, फिर कितने आएंगे यहाँ पर आएंगे 1, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका, सोडियम का क्या हो गया 2, 8, 1, ठीक है। ऐसी अगर मैं क्लोरीन के लिए बात करूं तो क्लोरीन के लिए नंबर होता है 17, तो क्या आएगा 2, 8, कितना आएगा बताओ, 17 है ना, तो इन सब का सम आना चाहिए 17, तो कितना आएगा 7, ठीक है। 2 + 8 10, 10 + 7 कितना हो गया 17, ठीक है। अब देखो वैलेंसी अभी समझेंगे जरा, इसी तरह से आप इनके ना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आप लिख सकते हो। अब ये देखो जो बाहर वाली जो ऑर्बिट है, फिलहाल जो सबसे बाहर वाला नंबर मैं बोलूँ, सबसे बाहर वाला नंबर, ये क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातों में ध्यान देना, इनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो 1 था तो 1 भी क्या था, 1 जो था ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। ऐसी अगर मैं और लिखूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो 12 नंबर है, तो 12 में क्या लिखेंगे, देखो 12 आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट थी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में क्योंकि 12 चाहिए ना, तो 2, 10, क्या ये सही है, नहीं जी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए, इसलिए ये गलत है। तो क्या आना चाहिए 2, 8, 2, 8, अब कितना आना चाहिए, अब आना चाहिए क्योंकि 12 चाहिए, तो 2 + 8 10, कितना आना चाहिए 2, तो 2, 8, 2, ठीक है। तो ये क्या हो गए इसके
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, इसमें आ गए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, अभी मैंने वैलेंसी नहीं समझाई है, ध्यान रखना, मैं वैलेंसी अब बताऊंगा कि वैलेंसी क्या होती है। तो देखो वैलेंसी अब होती है हमारी जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सोडियम में कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ध्यान देखो बाहर का जो शेल है। ठीक है, तो इसमें जैसे फर्स्ट शेल ये था, सेकंड शेल ये था, ये थर्ड शेल है। ठीक है, और हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के एल एम एन इस तरह से शेल होते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल बोलूं या ऑर्बिट एक ही बात है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, तो आउटर मोस्ट में कितने 1। अगर आउटर मोस्ट में 4 तक हैं तो वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, अगर 4 से ज्यादा हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारी, हम उसको 8 में से घटा देंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो एक एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लो इसी का लेता हूँ, सोडियम का ही लिया। तो सोडियम में क्या था, तो सोडियम का 11 था, इसमें कितने थे 2, रुको एक मिनट, सॉरी, देखो 2, 8, 1। अब देखो आउटर मोस्ट में जो था 1, ये था हमारा 4 से कम, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, ध्यान दीजिए, इसकी वैलेंसी हो गई 1। और इसका जो चार्ज जो आएगा वो, इस पर चार्ज जो आएगा वो आएगा प्लस का, यानी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। हमेशा सोडियम के ऊपर आप Na प्लस का चार्ज देखेंगे, माइनस का कभी नहीं देखेंगे। ठीक है, जो चार्ज रहेगा इस पर प्लस का आ सकता है। ऐसी अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन का नंबर होता है 17, तो क्या लिखेंगे 2, 8, 7। अब देखो इसमें आउटर मोस्ट में कितने हैं, ये तो 7 है। अब 4 से ज़्यादा है तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम इसको 8 में से घटा देंगे। तो 8 में से घटाया 7, कितना बचा 1 बचा, और इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। तो क्लोरीन हमेशा Cl माइनस के फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम प्लस के फॉर्म में पाया जाता है। ऐसी एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम लिया हमने, मैग्नीशियम लिया। ठीक है, मैग्नीशियम कितना नंबर होता है 12 नंबर होता है, तो लिख दें 2, 8, 2। अब बताओ मुझे इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए। देखो ये जो है 4 से कम है, 4 से कम है, तो वैलेंसी इसकी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी इतनी ही रहेगी, यानी कि 2। इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, इसकी वैलेंसी रहेगी 2। चार्ज जो रहेगा इसके ऊपर प्लस का, और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज किस तरह का लगेगा Mg, इसके ऊपर प्लस का ये 2। ठीक है, ऐसी एक दो एग्जांपल और ले लें। ठीक है, इसके बाद एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा लें बताइए, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का नंबर है 8। ठीक है, आपको ये एटॉमिक नंबर तो याद रखने ही पड़ेंगे, इनका कोई दूसरा तरीका नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा आपको। एटॉमिक नंबर 8, तो क्या होगा इसका 2, 6। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट में यहाँ पे 8 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते थे, और वैसे भी 8 चाहिए था, तो 2 बचे, कितने 6 बचे, क्योंकि इन दोनों का सम इतना आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें 2 ही शेल है, फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बताओ मुझे आप, इसकी वैलेंसी होगी, क्योंकि हम इसमें घटा रहे हैं, तो क्योंकि 4 से ज़्यादा है तो इसमें घटाना पड़ेगा, तो 8 - 6 क्या आएगी इसकी वैलेंसी 2। और चार्ज जो रहेगा, क्योंकि देखो घटाना पड़ रहा है, ये ध्यान रख लो आप, जिसमें घटाना पड़ रहा है ना उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ऑक्सीजन जो हमेशा किस फॉर्म में पाया जाएगा, O2- या O-2 इस फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इस फॉर्म में पाया जाएगा, जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है वो चार्ज इस तरह से पाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13। एल्यूमिनियम को किस तरह से लिखेंगे 2, 8, 3। ठीक है, अब बताओ इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, इसकी वैलेंसी होगी बताओ 3। वेरी गुड। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी 3। एल्यूमिनियम के चार्ज जो पाया जाएगा वो किस तरह का पाया जाएगा, प्लस का। ठीक है, कितना चार्ज पाया जाएगा, क्योंकि जो इसकी वैलेंसी होगी उतना ही चार्ज इस पर रहेगा। ठीक है, हमेशा जितनी वैलेंसी होती है उतना ही उसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा चलो अब एक और केस लेते हैं।
अब आप बताओ मुझे, नियोन का नंबर होता है 10। अब बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2,8 ये नंबर होगा, 2,8। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 4 से ज़्यादा भी नहीं है, ये तो कंप्लीट है भाई, ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया ना, 4 से कम नहीं है और ज़्यादा है तो पूरा है। तो इसके लिए वैलेंसी होगी 0। देखो, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो उसको बोलते हैं हम स्टेबल एलिमेंट या स्टेबल गैस। ठीक है, ये इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते, ये मोनो एटॉमिक होते हैं, किसी के साथ कोई इनका कंपाउंड नहीं बनता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ना ही पॉजिटिव का और ना ही नेगेटिव का। ठीक है, दूसरा एलिमेंट एक और लेते हैं, He, हीलियम। कितना नंबर होता है? 2। तो इसका एटॉमिक और जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा सिर्फ, इसके आगे तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। भाई फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 ही तो रह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं, तो ये तो नंबर ही इसका 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। अब ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी रही? 0। अब आप ये मत सोचना कि ये तो 4 से कम है, नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में ध्यान रखना 2 से ज़्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 0। सेकंड ऑर्बिट की बात करता, थर्ड की बात करता, तब मैं 8 बोलता, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो वैलेंसी रहेगी इसकी 0। ठीक है, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, चलो। ठीक है, एक और ले लेते हैं, कौन सा लें? चलो फ्लोरीन ले लेते हैं। फ्लोरीन 9 नंबर होता है इसका, तो फ्लोरीन का कैसे लिखेंगे? 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में कितने बचे? 7 बचे, 7 लिख देते हैं, तो 2,7। आप बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी, यस, हाँ, ये 4 से ज़्यादा है, तो 8 में से 7 को घटा देंगे। ठीक है, तो जब 8 में से 7 को घटाया तो क्या बचा? अरे क्या हो जाता है बार बार ये, माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो 8 में से 7 घटाया तो कितना बचा? -1। जिसमें माइनस करना पड़ता है, समझ लो उस पे चार्ज नेगेटिव रहता है। ठीक है, जब चार्ज नेगेटिव होगा तो इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो माइनस का लगेगा। जितना 1, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लग जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3 होता तो माइनस का 3 भी लग जाता, प्लस का होता तो प्लस का। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, क्या? जितने भी मेटल्स हैं उन सब के ऊपर क्या रहता है? उन सब के ऊपर प्लस का चार्ज रहता है। ऑल मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑल मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। और ऑल नॉन मेटल, जो जितने भी नॉन मेटल हैं, सारी की सारी गैसेस जो हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सभी की सभी जो नॉन मेटल्स हैं वो सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं। साथ में जो गैसेस हैं, गैसेस भी तो भाई जो नॉन मेटल के लिए जो कंडीशंस हैं वही फॉलो करती है ना, तो गैसेस भी क्या होती हैं? सभी नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, और जिनकी 0 वैलेंसी होती है वो क्या कहलाते हैं? वो इनर्ट एलिमेंट कहलाते हैं, वो किसी के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको वैलेंसी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा जरा वैलेंसी का एक छोटा सा और समझ लेते हैं। अगर मैं H+ बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, या Cl- बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? देखो, माइनस लग गया, प्लस का मतलब ये तो आपको समझ में आ गई, चार्ज है, माइनस है। चलो मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। क्लोरीन का नंबर है हमारा 17। ठीक है, तो ये हमने लिखा 2,8,7। अब इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसे, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल गया तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी को हमने कह दिया वैलेंसी। ठीक है, निकालना तो मैंने बताया, एक्चुअली होती क्या है कि कंबाइन होने के लिए, स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये ज़्यादा है। ऐसी अगर मैं Na के लिए बात करूं तो Na का 11 होता है, तो 2,8,1 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो जब Na और Cl रिएक्ट करते हैं, Na के ऊपर प्लस का और Cl के ऊपर माइनस का, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा
और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर आ जाता है चार्ज माइनस का, और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक दे देता है तो उसके ऊपर आता है चार्ज प्लस का। ये सिर्फ Na और Cl के लिए नहीं है, ये हर केस में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिसको ज़रूरत है उसके ऊपर चार्ज माइनस का आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जो प्लस के और माइनस के मिलके कोई एलिमेंट इस तरह से कंपाउंड बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, जैसे Na और Cl बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला कि केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वैलेंसी आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, और पॉलीएटॉमिक आयंस हमने अभी पढ़ लिए हैं, उनकी भी इसमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनाए जाएंगे। देखो आगे भी ये 10th क्लास के लिए 11th 12th के लिए सब के लिए बेस है, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये बेस क्रिएट करता है 11th 12th के लिए। तो देखो क्या करते हैं हम, इसके लिए केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हम इन सब की वैलेंसी पता होनी चाहिए, कोई भी हम फॉर्मूला बना रहे हैं। देखो अब डायरेक्ट मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये आप समझ लेना, रूल्स हैं कुछ, तो चलो मैं आपको रूल्स इसके थ्रू ही समझाता हूँ। देखो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, अब हमें हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए एक हमें चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोराइड यानी कि Cl। अब देखो इनके नीचे हमें या तो इनके चार्ज पता हो या फिर इनकी वैलेंसी पता हो, इससे बन जाता है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है या जो चार्ज रहता है क्या रहता है, 1 वैलेंसी होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। हम क्या करते हैं, इस तरह से ये वैलेंसी जाएगी यहाँ पर, ये वैलेंसी जाएगी इसके पास, तो क्या बन जाता है हमारा फॉर्मूला HCl। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का फॉर्मूला हमें पता है H, सल्फाइड क्या होती है, सल्फर गैस के लिए यूज किया गया है, तो सल्फाइड। अब हाइड्रोजन का जो वैलेंसी हमें पता है +1 होती है। ठीक है, अब सल्फर या सल्फाइड की वैलेंसी तुम्हें नहीं पता, तो इसलिए मैंने बताया कि आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी टेबल, आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी जो पॉलीएटॉमिक आयंस की जो मैंने बताई थी, कि आपको ये पॉलीएटॉमिक आयंस याद रखने पड़ेंगे, ये वाले पॉलीएटॉमिक आयन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सल्फाइड, आप यहाँ देखो कि सल्फाइड कहाँ है। ठीक है, तो सल्फाइड के लिए क्या है, ये लिखा ना S, और इसके ऊपर चार्ज लिखा है -2। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखनी है, जब माइनस का मैंने यहाँ 2 लगाया तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्लस का लगा देता हूँ और ये माइनस का होता है। ठीक है, तो ये इसके पास जाएगा और ये इससे, तो मल्टीप्लाई होकर, या मल्टीप्लाई बोलें, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे हम, क्या लिख देंगे इसको H2S, ये 2 यहाँ इसके साथ नीचे लग जाएगा और ये 1 यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2S। चलो अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट के लिए लिख लेते हैं हम Na। नाइट्रेट का हमारे पास फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है मतलब वो टेबल तुम्हें पता होनी चाहिए। नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, नाइट्रेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो Na का हमें पता है +1 है, +1 का चार्ज होता है, और जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट के ऊपर क्या फॉर्मूला होता है, तो नाइट्रेट के लिए क्या लिखा हुआ है -1, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा NaNO3। इसी तरह से देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम के लिए लिख लिया हमने Al, और ऑक्साइड के लिए लिख लिया ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, देखो 13 नंबर होता है, तो 2,8,3 यानी वैलेंसी कितनी आ गई 3, और ऑक्सीजन के लिए 2, तो ये मल्टीप्लाई इधर होगा और ये मल्टीप्लाई इधर होगा, तो क्या बन जाएगा Al2O3। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर भी दो तीन फॉर्मूले और बना लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए Ca लिख लेते हैं, और हाइड्रोक्साइड क्योंकि एक हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, ये आपको पता होनी चाहिए, तो OH होता है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है या चार्ज होता है +2, और OH के ऊपर चार्ज होता है -1। तो फिर से हम इधर मल्टीप्लाई और इधर कर देते हैं, यानी ये -1 यहाँ जाएगा और ये 2 इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा Ca1 लिख दूंगा मैं, और OH ये लिख के, और 2 इधर जाएगा, तो क्या होगा, देखो 2 यहाँ नहीं लिख सकता मैं, अगर लिखा तो ध्यान रखना
ये 2 दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगा होल ट्वाइस। ऐसी एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए बनाना है तो Al लिखा और क्लोराइड के लिए Cl लिख देते हैं। एल्यूमिनियम के लिए कितना होता है प्लस का 3, एल्यूमिनियम के लिए माइनस का 1, तो क्या बन जाएगा देखो Al Cl3, ठीक है, एल्यूमिनियम का 3 क्लोरीन का 1 एक दूसरे के पास ही वैलेंसी जाते हैं, तो क्या बन गया AlCl3। अब अमोनियम सल्फेट, तो देखिए अमोनियम सल्फेट का कैसे बनाएंगे। अमोनियम भी हमारे एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसके लिए लिख देते हैं NH4, सल्फेट SO4। अब देखिए अमोनियम NH4 के लिए जो चार्ज होता है ये कितना होता है, ये होता है 1। सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है 2, यानी माइनस का 2। अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा NH4। अब भाई 2 कहाँ जाएगा, 2 तो इधर जाएगा, तो यहाँ हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और 1 इधर जाएगा, तो 1 तो लगा दें कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बन गया अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट ये बन गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिख देते हैं हम Mg, हाइड्रोक्साइड के लिए लिख देते हैं OH। अब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या रहता है प्लस का 2, OH के ऊपर माइनस का 1, इसको मल्टीप्लाई इधर इसको इधर, यानी कि Mg क्या बन गया OH और होल ट्वाइस। ठीक है, एक बात याद रखना, आप जैसे OH लिख रहे हो तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं O को कैपिटल लिख दिया या H को स्मॉल लिख दिया, या फिर एक कैपिटल एक स्मॉल, तो वो गलती मत करना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था किस तरह से केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास एंड मास यूनिट। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो पूरा का पूरा जो मास होता है एक एटम का वो पूरा का पूरा इसमें रहता है, एक न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, होल मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो मास हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर एटॉमिक मास को अगर आपको ये भी लिखना पड़े कि एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, तो एटॉमिक मास इक्वल टू या मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कराता है हमारा एटॉमिक मास। सपोज अगर मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ कि क्लोरीन लिख लिया मैंने सपोज, तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ऊपर जो हम जो लिखते हैं ना ये होता है हमारा एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास में से अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा दें तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। ये एटॉमिक नंबर भी है और इसी को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है हमारा तब एटॉमिक नंबर भी उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहेंगे और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या हुआ, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, एक परिभाषा इसकी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये और अच्छी है। इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जितना कार्बन 12 का मास होता है उसका 1/12 पार्ट को हम 1 AMU बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम 1 AMU की भी डिफाइन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे, हम इसको मतलब क्या यूनिट भी लिखते हैं, तो मास की जो यूनिट लिखते हैं हम AMU में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये तो था हमारा एटॉमिक मास। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या, जैसे एटम पता पड़ गया तो मॉलिक्यूल का भी हम मास निकाल लेंगे। जैसे H2O है, ठीक है, तो वैसे इसकी डिफाइन देख लेते हैं एक बार। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उन सबका मास हम जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा वो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O क्वेश्चन पूछा है इसमें, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। तो H2O का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो देखिए H2O, अगर हम H2O के लिए लिखें तो 2 एटम इसमें हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1। अब क्योंकि 2 एटम है तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। देखो ये आपको याद रखने होंगे, ऑक्सीजन का मास 16 होता है।
तो 1 इंटू 2, 2 प्लस 16 कितना आ गया 18 यूनिट। तो 18 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो HNO3 के लिए देखिए, हाइड्रोजन का मास हो गया 1 प्लस नाइट्रोजन का मास हो गया 14 प्लस O3। ठीक है, O3 ऑक्सीजन का मास होता है 16, O3 है तो 16 इंटू 3, तो कितना आ गया 1 प्लस 14 15, तो ये आ गया 15 प्लस 48। ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक मास आ गया, कितना आ गया 8 और 4 12 13, 2 और 4 63, तो 63 यूनिट इसका एटॉमिक मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया सॉरी। ठीक है, तो HNO3 के लिए जो मॉलिक्यूलर मास आ गया कितना आ गया 63 यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। अब बढ़ते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो देखिए, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी तरह से एक फॉर्मूला का जो मास होता है उसको फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे CaCl2 का। तो देखो CaCl2 अगर देखा जाए तो Ca का जो मास होता है, Ca का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास होता है इसका 40 प्लस Cl2, तो Cl यानी क्लोरीन का जो मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास उसका 35.5 होता है, इंटू 2, क्योंकि CaCl2 है तो देखो CaCl2 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो कैल्शियम का मास 40 प्लस क्लोरीन का मास 35.5 इंटू 2, तो कितना हो गया 40 प्लस 35.2 इंटू कितना हो गया 71, तो ये कितना आ गया 70 और 40 100। ठीक है, 111 आ गया, ये 111 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं, किसी भी फॉर्मूले का आप इस तरह से फॉर्मूला यूनिट मास निकाल सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अब चलिए समझते हैं इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं, देखिए पहले मोल क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि मोल क्या है। तो मोल जो हमारा होता है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट। पहले इसको जरा थोड़ा सा डिटेल से एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है जरा उसको समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको किस तरह समझते हैं। देखिए हमने एक इक्वेशन ले ली 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर मैं बोलूँ तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल वाटर का बना रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर हम इसको दूसरी तरह से इस तरह से तो बोल सकते हैं कि भाई 4 यूनिट हाइड्रोजन की, क्योंकि इसका मैं एटॉमिक मास निकालूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 यूनिट हाइड्रोजन की कंबाइन हो रही हैं O2, यानी कि O का होता है 16, तो 16 इंटू 2 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, मिला के बनाती हैं क्या 2 मॉलिक्यूल H2O, यानी कि अगर मैं मास की बात करूँ तो 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये सही तो दोनों ही है। ठीक है, एक में हमने क्या लिया, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेके 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलाते हैं और बनते हैं 2 मॉलिक्यूल वाटर के। अगर मैं मास की बात करूँ तो 4 यूनिट हाइड्रोजन की, 32 यूनिट ऑक्सीजन की, जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं 36 यूनिट वाटर की। ठीक है, अब इसको इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं भाई क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने मास से समझा और हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, लेकिन दोनों ही सही है। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए therefore it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecule और atom। इसलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को समझें इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम रेदर देन देयर मासेस। ठीक है, मासेस के मुकाबले अगर हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम से समझें तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। इसलिए इसकी एक नई यूनिट बनी मोल की, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वो बनी मोल, द मोल।
सिंबल MOL से मोल से लिखते हैं, और ये ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। ठीक है, तो ये तो थी इसके पीछे की थ्योरी कि मोल क्या है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं हम इसको मैथमेटिकली, हम इसको कैसे यूज़ करने हैं न्यूमेरिकल में, और क्या इसका फॉर्मूला हमारा बनता है। तो देखिए, पहले तो एक मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, तो एक मोल 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23। अगर मुझे एटम पूछें कि कितने एटम होंगे, तो मैं एक मोल में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। आयंस पूछें तो ये डिजिट यही रहेगी, नंबर यही रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23, इसके आगे मैं आयंस लिख दूंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो इतने ही क्या हो जाएंगे, इतने ही मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। पार्टिकल्स पूछे तो एक मोल में इतने ही पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये बात थी। अब एक मोल जो है मोलर मास के बराबर भी होता है। मान लो मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लिखता हूँ, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस कैसे होगी, O2 होगी। तो इसमें कितना होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी कि O2 का जो, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूँ तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2 यानी 32 ग्राम। जब हम मोलर मास लेंगे तो हम लेंगे ग्राम में, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 32 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसके दो फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इसी तरह के इनको समझा भी रखा है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, जरा इसका दो फॉर्मूले समझ लो, इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, देखो 1 मोल तो होता है हमारे एक मोलर मास के बराबर। जब नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो देखो, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, पहला तो होता है हमारा जो अगर मास पूछा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास अगर दे रखा है तो गिवन मास लिखेंगे, कई बार हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स दिए हों और मोलर मास तुम्हें पता हो, तो हमें मास निकालना हो, तो उसके लिए लिख देंगे हम रिक्वायर्ड मास। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, दूसरा, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाएं तुमसे, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाएं तब फिर उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ मैं यहीं पे, जगह थोड़ा कम है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या गिवन नंबर ऑफ जो भी एटम पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, उसको लिख देंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमें निकालने हैं वो पार्टिकल्स, पार्टिकल्स वो एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर लिख देंगे। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं दो फॉर्मूले से आपके सारे के सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के चुटकी में हो जाएंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला ये रहा, और इससे ऊपर जो एक फॉर्मूला बताया मैंने, ये बताया नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते हैं, आपको सारा का सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। निकालते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ ग्राम दे दिया, 12 ग्राम कितना ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया गिवन मास। अब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन गैस यानी O2। अब इसका मोलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो इसका होगा, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 इंटू 2 यानी कि कितना आ गया 32 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स पूछें तो यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास दे दी है क्वेश्चन में 12 ग्राम, 12 ग्राम लिख लेते हैं। मोलर मास कितना है 32 ग्राम, इनको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ गया 3/8। ठीक है, 3/8 को हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे, तो जो हमारे नंबर आ जाएंगे वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 3/8 को हम डेसिमल में लिख लेंगे, यानी कि पॉइंट लगा देते हैं, 8 3 या 24, 8 7 या 56, 8 5 या 40। ठीक है, तो 0.375 यही आंसर आना चाहिए। 8 3 या 24, 6 बचेंगे,
0, 8 7 56, 4 बचेंगे 0, 8 5 0.375 इतने मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, 0.375 मोल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो फॉर्मूला हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना है 14 ग्राम ऑफ अपॉन मोलर मास, मोलर मास देखिए कार्बन का कितना होता है 12 मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास सॉरी एटॉमिक मास, कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 प्लस 12 यहाँ से लिख देते हैं तो कितना आ जाता है 28, और इसको लेना है ग्राम में, मोलर मास हमेशा ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 14/28 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना था 14 ग्राम, मोलर मास हमने निकाल लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना आएगा 28 ग्राम। ठीक है, इस तरह से निकाल लिया, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 12 प्लस 16 28, तो 14/28 कितना आ गया 1/2 यानी 0.5 मोल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं एक और इसी पे, अब फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट दी मोलर मास, ठीक है मोलर मास पूछा है सल्फर का, तो देखिए सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा इसका सल्फर का, इसका जो एटॉमिक मास होता है सल्फर का वो होता है 32। ठीक है, तो 32 को हम 8 है यहाँ पे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 16, 8 2 8 3 24, 256 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास कितना आ गया सल्फर का 256 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास ये दो जो फॉर्मूले हैं इनकी हेल्प से हम सारे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़े तो मैं बना दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।